नमस्कार प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की एक कक्षा 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान विषय को समर्पित है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास को कवर करेंगे। इतिहास में पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे क्रांति किसे कहते हैं, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, कर की व्यवस्था कैसी थी, पढ़े लिखे मध्य वर्ग का उदय होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति को हवा देने वाले कुछ दार्शनिक मुख्य रूप से बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और क्रांति की पृष्ठभूमि पूरी कैसे बनी और क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये वीडियो हमारा ये 2 खंडों में प्रसारित किया जाएगा। तो पहले खंड में हम लोग इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि अभी हमने बताया, और दूसरे खंड में इसके बाद बाकी बचे हुए पोर्शंस को हम लोग कवर करेंगे। अब यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि क्रांति क्या है। क्रांति वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन के लिए समाज अथवा किसी संगठन द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। ये एक आमूलचूल परिवर्तन होता है किसी व्यवस्था में। जब आमूलचूल परिवर्तन के लिए समाज जो है कार्य करता है तो उसे ही क्रांति कहते हैं। क्रांति कोई तलवार और बंदूकों से की जाने वाली क्रांति नहीं है। क्रांति व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर आती है। तो ये क्रांतियां कई प्रकार की हुई हैं पूरे विश्व इतिहास में। अगर हम देखें तो राजनीतिक क्रांति हुई है, सामाजिक क्रांति हुई है, आर्थिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, ऐसे बहुत सारी क्रांतियां समय समय पर होती रही हैं। ठीक है। राजनीतिक क्रांति में सत्ता परिवर्तन होता है, राजतंत्र का खात्मा होता है और लोकतंत्र और गणराज्य की स्थापना होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा बेसिक टॉपिक जो है मुख्य रूप से किसको आधारित है, ये मुख्य रूप से राजनीतिक क्रांति को आधारित है, जो कि फ्रांस में हुई क्रांति जो हुई थी 14 जुलाई 1789 को, जो फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस पर ये हमारा पूरा टॉपिक आधारित है। तो अब फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, इसकी क्या जो है जरूरत थी, वहां पर राजनीतिक परिवर्तन क्यों जरूरी थी, इसकी हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे बिंदु थे जिनके कारण फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन होना आवश्यक था। देखिए कुछ जब पुरानी घटनाओं को, जैसा कि जो प्रमुख घटना थी 14 जुलाई 1789 की, जो पेरिस में जो एक किला था बास्तिल किला, उस किले पर वहां की आम जनता ने धावा बोला और 7 कैदियों को वहां से छुड़ा लिया और साथ में जो है वहां शस्त्रागार से शस्त्र और जो है गोला बारूद लूट लिए। तो ये क्रांति की शुरुआत थी। तो इस क्रांति के पीछे जितनी भी घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं को जब इतिहासकारों ने जो है कड़ियों से जोड़ा तो ये पाया कि इसके पीछे बहुत सारी परिस्थितियां जिम्मेदार थी। उन्हीं परिस्थितियों को हम सिलसिलेवार बिंदुवाइज देखेंगे। उस समय फ्रांस में बोर्गो राजवंश का शासन था और राजशाही शासन उस समय निरंकुश हुआ करता था। उस शासन व्यवस्था पर किसी का अंकुश नहीं था। और 1774 में देखिए एक छोटा सा अदना सा 20 वर्षीय बालक जो है लुई 16वें के नाम से राजगद्दी पर बैठता है। और इतना ही नहीं, उस चूंकि स्वयं छोटा था, 20 वर्ष का था, और 20 वर्ष का बालक जो है एक बड़े से फ्रांस जैसे जो उभरते हुए शक्ति को चलाने के लिए क्या जो है सही था, बिल्कुल नहीं सही था। और उसके साथ में ही उसकी शादी भी हो जाती है उसी उम्र में। ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी मेरी एंटोनेट, उससे उसकी शादी हो जाती है। और मेरी एंटोनेट बहुत ही नकचढ़ी थी, वो बहुत ही भड़काऊ महिला थी। उसने जो है लुई 16वें को बहुत भड़काया फ्रांस की जनता के खिलाफ। तो एक पृष्ठभूमि ये बनती है कि उसका उम्र कम था, राजा का शासक का उम्र कम था, और उसकी जो महारानी थी मेरी एंटोनेट, वो बहुत ही ज्यादा भड़काऊ महिला थी। और इसके अलावा उस समय फ्रांस काफी समय से युद्ध में निरंतर जो है लगा हुआ था। कई वर्षों से युद्ध हो रहे थे फ्रांस और अन्य यूरोपीय शक्तियों के बीच में, जिसमें मुख्य रूप से उसमें जो अमेरिका के 13
उपनिवेश थे जिन पर ब्रिटिश का कब्जा था, उनको स्वतंत्र करवाने में फ्रांस का बहुत अहम योगदान था, जिसमें उसने अपनी पूरी शक्ति, पूरा पावर, पूरी संपत्ति झोंक दी थी। और यहाँ तक कि उस पर जो है 2 अरब लीब्रे का कर्ज भी चढ़ गया था फ्रांस पर इस युद्ध के दौरान। और लीब्रे कौन समझ लेते हैं लीब्रे क्या है? लीब्रे उस समय फ्रांस में प्रचलित मुद्रा थी, अब नहीं है, उस समय लीब्रे मुद्रा फ्रांस में प्रचलित थी और 2 अरब लीब्रे का जो है उस पर कर्ज चढ़ गया था और कर्जदार जो थे उस पर 10% ब्याज वसूल रहे थे। तो इस तरीके से बहुत जो है वहां की अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही थी। और इसके अलावा राजशाही जो महल था, राज दरबार जो था, उसके शान शौकत पर बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची होती थी, बहुत पैसे व्यय होते थे। एक ये भी कारण था कि वहां का खजाना लगातार निरंतर खाली होता जा रहा था फ्रांस का, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसके अलावा एक कारण और था, महंगाई बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी। लोगों को खाने के लिए जो है पाव रोटी भी नसीब नहीं हो रहा था, गेहूं भी जो है नसीब नहीं हो रही थी, बहुत महंगे जो है उत्पाद प्राप्त हो रहे थे। क्योंकि देखिए वहां कर उस समय तमाम प्रकार की जो है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी जो थी अव्यवस्थित हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, अधिक जो है नुकसान हो रहा था, इस वजह से उत्पादन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से खाद्य महंगाई बहुत बढ़ गई थी। तो ये सब कुछ कारण थे जिसके कारण जो है फ्रांस में ऐसी घटनाएं जो हुई थी, महत्वपूर्ण घटनाएं फ्रांसीसी क्रांति होने के लिए कारगर सिद्ध हुई, ठीक है। और अब चूंकि वहां पर फ्रांस में जो है फ्रांस के सैन्य संचालन के लिए, स्कूल कॉलेजों विश्वविद्यालयों को संचालन के लिए, सेना को नियमित करने के लिए, और इसके अलावा जो है तमाम सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए अब धन की कमी होने लगी थी। तो जब धन की कमी होने लगी तो वहां के शासक ने ये सोचा, यानी लुई 16वें ने, कि अब जो है कर में वृद्धि की जाए। देखिए कर ही एक ऐसा साधन है जिससे राज्य को संचालित करने के जो है पूंजी को प्राप्त किया जाता है। राज्य को संचालित करने के जो स्रोत हैं, जो पूंजी के स्रोत हैं, वो कर ही है मुख्य रूप से। तो किसी भी देश में अगर कर की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो वहां पर लाजमी है जो है विद्रोह, आंतरिक विद्रोह होना। तो कर की व्यवस्था वहां अच्छी नहीं थी, हम लोग इसका भी अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं कि वहां का समाज कैसा था। जिस प्रकार से हमारे भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था जो है आधारित थी, भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, यानी भारत में जो है 4 वर्णों में भारत विभाजित था। उसी प्रकार से फ्रांस में जो है 3 स्टेट्स जो है फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में विभाजित था, जिसमें प्रथम स्टेट जो था वो पादरी वर्ग का था, जो चर्च में जो पादरी होते हैं उनको जो है रिलेट करता था प्रथम स्टेट। और द्वितीय स्टेट जो था कुलीन वर्ग थे, जो सामंत लोग थे, वो द्वितीय स्टेट के अंतर्गत आते थे। और जो तीसरा स्टेट था इसमें जो है व्यापारी होते थे, बड़े बड़े व्यवसायी इसके अंतर्गत आते थे, कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी, वकील और किसान, छोटे किसान, बड़े किसान, कारीगर, मजदूर और इस तरीके से नौकर और दास, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं तृतीय स्टेट के अंतर्गत। तो तृतीय स्टेट मुख्य रूप से जो है ये भी 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो जो पढ़े लिखे लोगों का इलाइट क्लास था, जिसमें नौकरी पेशा वाले लोग थे, वकील थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, और दूसरे जो है छोटे छोटे किसान थे और नौकर थे और दास थे, ये सब बटे हुए थे। लेकिन इनको सबको तृतीय स्टेट में रखा गया। अब ये तो व्यवस्था हुई वहां के स्टेट्स की, जो 3 वर्गों में बटा हुआ था फ्रांस। अब इनमें जो है जो प्रथम 2 स्टेट थे, प्रथम पादरी वर्ग और दूसरा जो कुलीन वर्ग था, इन दोनों को कुछ वर्गों को जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त था, जैसे कि कर न अदा करना, इनके ऊपर कोई किसी प्रकार से कर नहीं लगाया जाता था। और दूसरा, इन पर जो है इन्होंने अपने जमीन पर जो है मालिकाना हक कर लिया था कि जमीन हमारी बपौती है, हमारे ही जो है वर्ग की है। तो इस तरीके से इनको कुछ जो है जन्म से ही अधिकार प्राप्त थे। और जो तीसरा वर्ग था उसके ऊपर सारे टैक्स लगाए जाते, सारे कर वहीं से वसूले जाते थे। और स्वामी की सेवा करना इसी वर्ग का जो है दायित्व बता दिया गया था। खेतों में काम करना, सैन्य सेवाओं में और अन्य प्रकार की सभी सेवाओं में इन्हीं लोगों को भर्ती किया जाता था। तो इस तरीके से, और कर की हम बात करें
तो कर के दो प्रकार थे। एक धार्मिक कर था जो चर्च को चलाने के लिए, चर्च की व्यवस्था संचालित करने के लिए धार्मिक कर अलग से लगाया जाता था इस वर्ग से, तृतीय वर्ग पर, तो जिसे टाइद कहा जाता था। और दूसरा था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को यहाँ पे टाइल कहा गया है, और अप्रत्यक्ष कर जो कि रोजमर्रा की वस्तुएं थी जैसे कि नमक है, तंबाकू है, इन पर जो है लगाया जाता था। तो इस तरीके से कर का सारा बोझ जो है वो किस पर था? तृतीय स्टेट पर था, तृतीय वर्ग पर था। तो इसलिए बहुत जो है यहाँ पर जो है कर विभेद था, जिसके कारण ये क्रांति होना बिल्कुल ही अवश्यंभावी हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे व्यक्ति जो है इस तृतीय वर्ग को जो है दिशा निर्देश देने के लिए सामने आए, जिनको हम दार्शनिक कह सकते हैं। इनमें मतलब ऐसे वर्ग का उदय हुआ, कुछ पढ़े लिखे शिक्षित लोग उभर कर सामने आए, जिन्होंने जो है अपने विचारों को शार्प किया, और इनको विचार की गति देने के लिए तीन मुख्य जो है दार्शनिकों का प्रमुख योगदान रहा, जिसमें जॉन लॉक की हम बात करेंगे, रूसो की बात करेंगे, मॉन्टेस्क्यू की बात करेंगे। तो इन दार्शनिकों ने इन लोगों के विचारों को धार दिया, और जब विचार इनके धारदार हो गए तो क्रांति हुई। ठीक है, तो जॉन लॉक की अगर हम बात करें तो जॉन लॉक ने राजा के दैवीय शक्तियों और निरंकुश अधिकारों का जो है उन्होंने इसको बताया कि ये जो है बिल्कुल बेकार है, इसका खंडन किया। इन्होंने बताया कि राजा का कोई दैवीय शक्ति नहीं राजा के पास, ना ही राजा को निरंकुश होना चाहिए, उसके निरंकुश अधिकार जो है बेकार है, इसका खंडन किया। तो दूसरी तरफ रूसो ने इससे बढ़ चढ़ के बताया कि जनता और जो उसके प्रतिनिधि हैं, जो उसके शासक प्रशासक हैं, इनके बीच एक सामाजिक समझौता होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये इन्होंने बताया रूसो ने। तो और अगले जो मॉन्टेस्क्यू थे, मॉन्टेस्क्यू ने जो है एक किताब लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस किताब में उन्होंने बताया कि जो है सत्ता का विभाजन तीन मुख्य जो है बिंदुओं में होना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके मध्य जो है सत्ता का विभाजन होना चाहिए, ये मॉन्टेस्क्यू ने बताया। और यही व्यवस्था जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू व्यवस्था को स्थापित करने वाला अमेरिका ही था। अमेरिका ने अपने यहाँ जो है अपनी सत्ता में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति का विभाजन किया। तो मॉन्टेस्क्यू पावर्स को, मॉन्टेस्क्यू मॉडल को अपनाने वाला पहला देश कौन था? यूएसए था। ठीक है, अब ये दार्शनिक जो थे, इनके विचार जो थे, जो इनके या तो किताबों के माध्यम से, पुस्तिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों तक फैल रहे थे। और यहाँ तक कि कॉफी हाउसेस जो थे, सैलॉन जो थे, वहाँ की गोष्ठियों में बढ़ चढ़ करके जो है इसकी चर्चा होती थी, ऐसे विचारकों के, ऐसे दार्शनिकों की बातों की चर्चा होती थी। ठीक है, जिससे कि आम जन जो है इनके विचारों से परिचित हो सके। और कॉफी हाउसों में या फिर किसी नाई की दुकान पे, यहाँ पे ऐसा क्या होता था कि अखबार को जोर जोर से लोग पढ़ते थे, जिससे कि जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़ नहीं सकते थे किताबों को, अखबारों को, वो भी इनके विचारों से जो है अवगत हो सके। तो इस तरीके से बहुत जोर शोर से इन दार्शनिकों के विचार फैलने लगे। तो इस प्रकार जब ये विचार फैले तो लोगों के मन में जो है इस सत्ता के विरुद्ध जो है इस विशेषाधिकार, इन दोनों को जो दोनों वर्गों को जो विशेषाधिकार प्राप्त था, इसके विरुद्ध जनता के मध्य गुस्सा भड़क उठा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रांति की शुरुआत होती है। अब हम चलते हैं राजा द्वारा जो कर वृद्धि का प्रावधान किया गया। क्योंकि हमने पहले बताया था कि राजा को जो है सारी व्यवस्था को, राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए अब जो है संसाधनों की कमी हो रही थी, तो राजा कर बढ़ाने का विचार कर रहा था। और देखिए वहां पर कर बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कि राजा एकदम बिल्कुल निरंकुश है और जैसा मन किया वैसा कर लगा दिया, ऐसा नहीं था। पुराने समय से ही वहां की व्यवस्था क्या थी कि जो है स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाती थी। स्टेट्स जनरल में यही तीन वर्ग जो थे, यही तीन स्टेट्स थे, इनके प्रतिनिधि उस सभा में भाग लेते थे। ठीक है, तो अब राजा ने स्टेट्स जनरल की जो है बैठक बुलाई, और इस बैठक की व्यवस्था ये की गई कि जो प्रथम स्टेट से और द्वितीय स्टेट से इनके 300 जो है प्रतिनिधि थे, वो आगे वाले रो में बैठे हुए थे, और उसके पीछे जो थे वो जनरल, वो तीसरे स्टेट्स के जो 600
प्रतिनिधियों का समूह था वो खड़ा हुआ था, यानी उनको बैठने की व्यवस्था नहीं थी सभा में, खड़े होकर के उन्हें जो है इस सभा में भाग लेने की अनुमति थी। तो और वहां भी देखिए तीसरे स्टेट्स में भी जो आम नागरिक थे, जो छोटे किसान थे, मजदूर थे, महिलाएं थी, उनको भाग लेने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर सिर्फ तीसरे स्टेट्स में सिर्फ पढ़े लिखे लोग, उच्च टैक्स पे करने वाले लोग जो थे वही भाग ले सकते थे, शिक्षित वर्ग के लोग ही भाग ले सकते थे। तो इस तरीके से अब चूंकि जो है व्यवस्था ये थी कि प्रत्येक वर्ग से एक मत देने का जो है लोगों को अधिकार था, मतलब प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट से सभी से एक एक मत पक्ष या विपक्ष में देने का जो है अधिकार था। लेकिन अब यहाँ पर विरोध ये उत्पन्न हुआ, जो तृतीय स्टेट के लोग थे, तृतीय स्टेट के लोगों ने कहा नहीं, ये व्यवस्था नहीं, हम जो है अब जो है जो रूसो ने कहा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात जो की थी उन्होंने कि जनता और प्रतिनिधियों के मध्य जो एक सामाजिक समझौता होना चाहिए, तो उसके तहत हम अपनी मांग रखते हैं कि अब जो है प्रत्येक प्रतिनिधि को वोट देने का, मत देने का यहाँ पर अधिकार दिया जाए। राजा ने इसे स्वीकार कर दिया। और जब अब चूंकि उसमें 600 प्रतिनिधि थे और 600 प्रतिनिधि इधर थे और 300 जो है फर्स्ट और सेकंड में थे, फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग में थे, तो इनका पलड़ा भारी हो रहा था। और अगर सभी को मत देने का अधिकार राजा दे देता तो फिर जो है कर के पक्ष में जो राजा चाह रहा था कर वृद्धि करने का वो नहीं हो पाता। तो राजा ने इसको बिल्कुल अमान्य कर दिया, इसे माना नहीं। तो इस प्रकार तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि जो थे वो लोग कोर्ट से बाहर आ जाते हैं, सभा से बाहर आ जाते हैं। और मिराबियो जो है और आबेसियो, ये दो ऐसे नेतृत्वकर्ता थे जो कि कुलीन वर्ग से आते थे और पादरी वर्ग से आते थे। मिराबियो की बात करें तो कुलीन वर्ग से था, आबेसियो जो है ये पादरी वर्ग से था। लेकिन चूंकि ये भी जो है वहां की जनता के बीच रहा करते थे तो उनके दुख दर्द को समझते थे। तो इनके नेतृत्व में जो है वर्साय में एक टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट, वहां पर सभी जो है तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और उन्होंने वहां पर नेशनल असेंबली का गठन किया, नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी। और यहाँ तक उन्होंने संविधान निर्माण की शपथ ली। संविधान निर्माण की शपथ ऐसी ली कि जो है जब तक सम्राट की शक्तियों को कम नहीं कर देते हैं तब तक हम नेशनल असेंबली को भंग नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से जो है टेनिस कोर्ट की घटना घटित हुई। टेनिस कोर्ट पर प्रश्न आते हैं, टेनिस कोर्ट क्या है? तो टेनिस कोर्ट क्या है कि तीसरे स्टेट के लोगों द्वारा मिराबियो और आबेसियो के नेतृत्व में वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जो है इकट्ठे होकर के और नेशनल असेंबली की घोषणा करना और साथ में ही जो है संविधान बनाने की घोषणा करना और राजशाही जो व्यवस्था थी उसकी शक्तियों को जो है कम करने की जो है शपथ थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्यवस्था वहां पर जो है स्थापित हुई, यानी कि अब नेशनल असेंबली के माध्यम से संविधान निर्माण का जो है बीड़ा उठाया गया। तो इस तरीके से और इसी के साथ साथ में एक घटना और घटित हुई, जो जनसाधारण वर्ग था, जनसाधारण वर्ग महंगाई से त्रस्त थी और इसके अलावा उसको एक अफवाह फैल गई जो है कि शासक जो है पेरिस में सैन्य बल भेज रहा है और जनता को परेशान करने के लिए, उस पर आक्रमण करने के लिए। और गांव में तो यहाँ तक फैल गई जो है अफवाहें कि गांव में जो लठैत हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो सामंत वर्ग के लोग हैं, उन्होंने अपनी लठैतों को बुला लिया है और गरीब जनता पर लठ प्रहार करने की व्यवस्था कर ली। तो गांव में उधर विद्रोह भड़क गया। गांव में जो गांव के किले थे उन पर जो है ग्रामीण जनता ने जो है आक्रमण कर दिया, उसको ध्वस्त कर दिया। और दूसरी तरफ जो पेरिस की घटना थी, पेरिस में बास्तिल दुर्ग को जो है तोड़ दिया गया। बास्तिल दुर्ग क्या था? ये राजा के शान शौकत की जो है एक निशानी थी कि राजा की शक्ति की निशानी थी। तो बास्तिल दुर्ग को नष्ट कर दिया पेरिस की जनता ने और इसके साथ साथ में उसने जो है वहां पर 7 कैदियों को जो है छुड़ाया और शस्त्र लूट लिए। तो इससे जो है बास्तिल की घटना घटित हुई इस तरीके से। तो इस तरीके से 14 जुलाई 1789 को ये जो है क्रांति, वहां पर राजनीतिक क्रांति प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रांति प्रारंभ हुई। अब हम लोग अगले पार्ट में, इस अध्याय के वीडियो लेक्चर के अगले पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से जो है राजशाही
राजतंत्र समाप्त होता है और जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती है, फिर गणराज्य की स्थापना कैसे होती है। और इसके अलावा हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से फ्रांस के पावर में जो है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। महिलाओं की क्या व्यवस्था रही 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस अध्याय के सेकंड वीडियो के पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।